أصحاب السمو والمعالي، الحضور الكريم، نستمع الآن لكلمة رئيسية لدولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، ضيف الشرف لهذه الدورة من القمة العالمية للحكومات. يرجى ملاحظة أن هذه الجلسة ستكون باللغة الهندية، يرجى استخدام السماعات للترجمة الفورية. Your Highnesses, Excellencies, Ladies and Gentlemen, please join me in welcoming the Right Honourable Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, the guest of honour for this edition of the World Government Summit. Please note that this session will be in Hindi. Kindly use your headsets for instant interpretation. Your Highnesses, Your Excellencies, ladies and gentlemen, नमस्कार। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में कीनोट एड्रेस देना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है और मुझे तो ये सौभाग्य दूसरी बार मिल रहा है। मैं हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद जी का इस निमंत्रण और गर्मजोशी से भरे स्वागत के लिए बहुत बहुत आभारी हूं। मैं अपने ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद का भी आभार व्यक्त करता हूं। हाल के दिनों में मुझे उनसे कई बार मिलने का मौका मिला है। वो सिर्फ लीडर ऑफ विजन ही नहीं है, बल्कि लीडर ऑफ रिजॉल्व और लीडर ऑफ कमिटमेंट भी है। साथियों, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुनिया भर के थॉट लीडर्स को एक मंच पर लाने का एक बड़ा माध्यम बन चुकी है। इसमें हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद की विजनरी लीडरशिप उसका बहुत बड़ा रोल है। दुबई जिस प्रकार ग्लोबल इकोनॉमी, कॉमर्स और टेक्नोलॉजी का एपी सेंटर बन रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। कोविड के दरमियान एक्सपो 2020 का आयोजन हो या फिर हाल में कोप 28 का आयोजन, ये दुबई स्टोरी के बेहतरीन उदाहरण है। मैं आपको इस समिट के लिए बधाई देता हूं, इसकी सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज हम 21वीं सदी में हैं। एक तरफ दुनिया आधुनिकता की तरफ बढ़ रही है,
तो पिछली सदी से चले आ रहे चैलेंजेस भी उतने ही व्यापक हो रहे हैं। फूड सिक्योरिटी हो, हेल्थ सिक्योरिटी हो, वाटर सिक्योरिटी हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, एजुकेशन हो, समाज को इंक्लूसिव बनाना हो, हर सरकार अपने नागरिकों के प्रति अनेक दायित्वों से बंधी हुई है। टेक्नोलॉजी हर प्रकार से, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, एक की डिसरप्टर साबित हो रही है। टेररिज्म आए दिन एक नए स्वरूप के साथ मानवता के सामने नई चुनौती लेकर आ रहे हैं। क्लाइमेट से जुड़े चैलेंजेस भी समय के साथ और बड़े होते जा रहे हैं। एक तरफ डोमेस्टिक कंसर्न्स हैं, तो दूसरी तरफ इंटरनेशनल सिस्टम्स बिखरा हुआ नजर आता है। और इन सब के बीच हर सरकार के सामने अपनी प्रासंगिकता को बचाने का भी बहुत बड़ा चैलेंज है। इन सवालों, इन चुनौतियां, इन स्थितियों के बीच वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का महत्व और बढ़ गया है। साथियों, आज हर सरकार के सामने सवाल है कि वो किस अप्रोच के साथ आगे बढ़े। मेरा मानना है आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो इंक्लूसिव हो, जो सबको साथ लेकर चले। आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो स्मार्ट हो, जो टेक्नोलॉजी को बड़े बदलाव का माध्यम बनाए। आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो क्लीन हो, जो करप्शन से दूर हो, जो ट्रांसपेरेंट हो। आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो ग्रीन हो, जो पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों को लेकर गंभीर हो। आज विश्व को आवश्यकता है ऐसी सरकारों की जो ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ जस्टिस, ईज ऑफ मोबिलिटी, ईज ऑफ इनोवेशन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अपनी प्राथमिकता बनाकर चले। फ्रेंड्स, हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर लगातार काम करते हुए मुझे 23 साल होने जा रहे हैं। मैंने 13 साल भारत के एक बड़े स्टेट गुजरात की सरकार में रहते हुए लोगों की सेवा की है और अब मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में देशवासियों की सेवा करते हुए 10 साल होने जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि सरकार का अभाव भी नहीं होना चाहिए और सरकार का दबाव भी नहीं होना चाहिए। बल्कि मैं तो ये मानता हूं कि लोगों की जिंदगी में सरकार का दखल कम से कम हो, ये सुनिश्चित करना भी सरकार का ही काम है। हम अक्सर कई एक्सपर्ट्स को सुनते हैं कि कोविड के बाद
दुनिया भर में सरकारों पर भरोसा कम हुआ है, लेकिन भारत में हमने एकदम विपरीत अनुभव देखा। बीते वर्षों में भारत सरकार पर देश के लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ है। लोगों को हमारी सरकार के इंटेंट और कमिटमेंट दोनों पर पूरा भरोसा है। ये कैसे हुआ? क्योंकि हमने गवर्नेंस में जन भावनाओं को प्राथमिकता दी है। हम देशवासियों की जरूरत के प्रति संवेदनशील है। हमने लोगों की जरूरतों और लोगों के सपनों दोनों को पूरा करना पर ध्यान दिया है। इन 23 वर्षों में सरकार में मेरा सबसे बड़ा सिद्धांत रहा है मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। मैंने हमेशा ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने पर जोर दिया है जो नागरिकों में एंटरप्राइज और एनर्जी दोनों को और बढ़ाएं। हम टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच के साथ साथ होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच को लेकर भी चले हैं। हमने होलिस्टिक अप्रोच पर बल दिया, पीपल्स पार्टिसिपेशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। हमने प्रयास किया कि कोई अभियान भले ही सरकार शुरू करे, लेकिन समय के साथ देश की जनता उसकी बागडोर खुद संभाल ले। जन भागीदारी का इसी सिद्धांत पर चलते हुए हमने भारत में अनेक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं। हमारी सैनिटेशन ड्राइव हो, गर्ल एजुकेशन को बढ़ाने का अभियान हो, डिजिटल लिटरेसी हो, इनकी सफलता पीपल्स पार्टिसिपेशन से ही सुनिश्चित हुई है। साथियों, सोशल और फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। हमने 50 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोगों को बैंकिंग से जोड़ा जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं था। हमने उनको जागरूक करने के लिए बड़ा अभियान चलाया। आज इसी का परिणाम है कि आज हम फिनटेक में, डिजिटल पेमेंट्स में बहुत आगे निकल गए हैं। हमने विमेन लेड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया है। हम भारतीय महिलाओं का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण कर रहे हैं। कुछ महीने पहले ही कानून बनाकर हमने भारत की महिलाओं को पार्लियामेंट में रिजर्वेशन भी दिया है। हम आज भारत के युवाओं के लिए नए अवसर बना रहे हैं, उसके स्किल डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं। बहुत कम समय में ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम यानी स्टार्टअप इकोसिस्टम का इतना बड़ा जंप आज हम तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। साथियों, सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए हम लास्ट माइल डिलीवरी और सैचुरेशन के अप्रोच पर बल दे रहे हैं। सैचुरेशन
की अप्रोच यानी सरकार की योजनाओं के लाभ से कोई भी लाभार्थी छूटे नहीं, सरकार खुद उस तक पहुंचे। गवर्नेंस के इस मॉडल में भेदभाव और भ्रष्टाचार दोनों की ही गुंजाइश समाप्त हो जाती है। एक स्टडी के मुताबिक भारत ने पिछले 10 वर्षों में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और उसके पीछे इस गवर्नेंस मॉडल की बड़ी भूमिका रही है। साथियों, जब सरकारें पारदर्शिता को प्राथमिकता देती हैं तो उसके नतीजे भी मिलते हैं और भारत इसका भी एक उदाहरण है। आज भारत के 130 करोड़ से ज्यादा नागरिकों के पास उनकी डिजिटल आइडेंटिटी है। लोगों की ये डिजिटल आइडेंटिटी, उनके बैंक्स, उनके मोबाइल सब इंटरकनेक्टेड है। हमने टेक्नोलॉजी की मदद से एक सिस्टम डेवलप किया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी। इस सिस्टम की मदद से हमने बीते 10 साल में $400 बिलियन से ज्यादा लोगों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किए हैं। ऐसा करके हमने करप्शन की बहुत बड़ी गुंजाइश को जड़ से ही समाप्त कर दिया है। हमने देश के $33 बिलियन से ज्यादा गलत हाथों में जाने से भी बचाया है। फ्रेंड्स, जहां तक क्लाइमेट चेंज की बात है तो इससे डील करने के लिए भी भारत की एक अपनी अप्रोच रही है। भारत आज सोलर, विंड, हाइड्रो के साथ साथ बायोफ्यूल्स, ग्रीन हाइड्रोजन पर भी काम कर रहा है। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति से जितना हासिल किया है उसे लौटाने का प्रयास भी करना चाहिए। इसलिए भारत ने विश्व को एक नया मार्ग सुझाया है जिस पर चलते हुए हम पर्यावरण की बहुत मदद कर सकते हैं। ये मार्ग है मिशन लाइफ, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का। ये मिशन प्रो प्लेनेट पीपल का रास्ता दिखाता है। हम कार्बन क्रेडिट की अप्रोच को भी काफी समय से देख रहे हैं। अब इससे आगे बढ़कर हमें ग्रीन क्रेडिट के बारे में सोचना चाहिए। इसकी चर्चा मैंने यहां दुबई में ही COP28 के दौरान बहुत विस्तार से की थी। साथियों, जब हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं तो हर सरकार के सामने आज अनेक प्रश्न हैं। हम अपनी नेशनल सॉवरेनिटी और इंटरनेशनल इंटरडिपेंडेंस में बैलेंस कैसे बनाएं? अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हुए इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ के प्रति अपनी कमिटमेंट पर कायम कैसे रहे? नेशनल प्रोग्रेस का विस्तार करते हुए हम ग्लोबल गुड के लिए ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कैसे करें? हम अपने कल्चर और ट्रेडिशन से विजडम लेते हुए भी यूनिवर्सल वैल्यूज को समृद्ध कैसे करें? हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए उसके नकारात्मक प्रभावों के
उन प्रभावों से समाज को कैसे बचाएं? हम वैश्विक शांति के लिए प्रयास करते हुए आतंकवाद के खिलाफ कैसे मिलकर काम करें? आज जब हम अपने देश को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस में भी रिफॉर्म नहीं होना चाहिए? ऐसे अनेक सवाल हमारे सामने है। इन सारे सवालों को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपनी सरकारों को दिशा देनी है, फ्यूचर प्लानिंग करनी है। हमें मिलकर कोहेसिव, कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव वर्ल्ड की वैल्यूज को प्रमोट करना होगा। हमें डेवलपिंग वर्ल्ड के कंसर्न्स और ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में ग्लोबल साउथ की भागीदारी को प्रमोट करना होगा। हमें ग्लोबल साउथ की आवाज सुननी होगी, उनकी प्राथमिकताओं को सामने लाना होगा। हमें जरूरतमंद देशों के साथ अपने रिसोर्सेज और अपनी कैपेबिलिटीज को शेयर करना होगा। हमें एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टो करेंसी, साइबर क्राइम ऐसे पैदा हो रही चुनौतियों के लिए ग्लोबल प्रोटोकॉल बनाने होंगे। हमें अपनी नेशनल सॉवरेनिटी को प्राथमिकता देते हुए इंटरनेशनल लॉ की मर्यादा भी रखनी होगी। इन्हीं भावनाओं पर चलते हुए हम न केवल सरकारों के सामने उपस्थित चुनौतियों का समाधान करेंगे, बल्कि विश्व बंधुत्व को भी मजबूती देंगे। एक विश्व बंधु के रूप में भारत इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भी हमने इसी भावना को आगे बढ़ाया। हम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इसी भाव से चले। फ्रेंड्स, हम सभी के पास गवर्नेंस को लेकर अपने एक्सपीरियंसेस है। हमें न सिर्फ एक दूसरे के साथ काम करना है, बल्कि एक दूसरे से सीखना भी है। यही इस समिट का भी लक्ष्य है। यहां से निकले सॉल्यूशन दुनिया के फ्यूचर को शेप करने वाले होंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। Thank you, the Right Honourable Narendra Modi, for this session.